स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान, जो आपके प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का जो छात्रवृत्ति है उस परीक्षा के लिए सिलेबस में दिया गया है। तो आपको विज्ञान के लिए यहीं से तैयार करना है, सारे प्रश्न इसी किताब को पढ़ना है। यदि आपके पास किताब उपलब्ध है तो आप सामने खोलकर रख लीजिएगा इस किताब को। अगर किताब नहीं है तो आप मोबाइल में इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इस क्लास में पूरी किताब का पीडीएफ पेज टू पेज देखने को भी मिल रहा है। हम एक क्लास पहले पूरी कर चुके हैं। इससे पहले जो पहली क्लास थी हमारी, वो थी फसल फसल उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित क्लास थी हमारी। उस क्लास में हमने देखा था कि फसलों का उत्पादन क्यों जरूरी है, उत्पादन के बाद उनका भंडारण, वितरण और प्रबंधन क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में विशाल जनसंख्या निवास करती है और दुनिया में जो लोग रहते हैं वो भोजन के लिए इन्हीं फसलों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए ये फसलें उत्पादन करना जरूरी हो जाता है। उत्पादन के साथ इनका प्रबंधन और वितरण भी जरूरी हो जाता है। आशा है पिछली क्लास में आपको समझ में आया होगा, आपने रिवीजन भी किया होगा। आज हमारा दूसरा अध्याय है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? माइक्रोब्स। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे, जैसे कि ये, इससे भी छोटे, ये जो आपको हल्के हल्के दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। इस क्यूआर कोड में आपको कुछ बड़े बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि हम इसको और अगर जूम करके देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो नहीं दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए आप कि आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम जब इसे जूम करते हैं और जूम जब करेंगे, दिखा आपको? ठीक इसी तरह सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे ये लेकिन ये हम आंखों से देख पाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिन्हें आंखों से देखना संभव नहीं होता है। उन्हें विशेष उपकरणों द्वारा ही देखा जा सकता है। उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि ये हमारे मित्र एवं शत्रु दोनों कैसे हैं। मित्र हो सकता है या फिर शत्रु हो सकता है, लेकिन नहीं, ये सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। साथ ही इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं और इनसे होने वाले जो फायदे हैं वो भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। आपने जो अपने आसपास पौधों एवं जंतुओं को देखा ही होगा, ये सभी क्या है? सजीव हैं। पौधे एवं जंतु सजीव हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। जो आंखों से नहीं देख सकते उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है उसे तो सूक्ष्म कह ही नहीं सकते। वो सजीव होते हैं, बड़े होते हैं आकार में, आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इतने छोटे छोटे जीव भी हैं धरती पर हमारे आसपास जो हमें दिखाई नहीं देते। उन्हें विशेष उपकरणों द्वारा ही देखा जा सकता है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए जो आपका यहाँ उदाहरण दिया गया है, आपने देखा होगा कि आपकी जो रोटी होती है, बासी रोटी, वो खराब हो जाती है। उस रोटी के ऊपर आपको सफेद सफेद काले जैसे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। वो धब्बे कहाँ से आते हैं? वो धब्बे इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से बनते हैं। ये सूक्ष्म जीव उस रोटी को खराब कर देते हैं। जब उस रोटी को आप किसी लेंस की सहायता से देखोगे तो उस रोटी के ऊपर आपको काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई दी। इन्हीं सूक्ष्म संरचनाओं को आप सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या आपने सोचा ये कहाँ से आई, कैसे बनी ये संरचनाएं? तो ये सब इन्हीं सूक्ष्म जीवों के वजह से बनी। यही सूक्ष्म जीव इसमें प्रजनन करते हैं, अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। फिर जब आप उस पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं ये मिट्टी एवं पानी में भी उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जब नाम से ही स्पष्ट है कि सूक्ष्म, सूक्ष्म में भी इतने सूक्ष्म है कि आप साधारण आंखों से सीधे तौर पर नहीं देख सकते। उन्हें आप सूक्ष्मदर्शी या फिर किसी लेंस की सहायता से ही देख सकते हैं। और फिर ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है।
एक तो जीवाणु, कवक, आपका प्रोटोजोआ एवं शैवाल। ये आपके परीक्षा के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 4 क्या-क्या नाम है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य यहाँ पर आपको चित्र दिखाए गए हैं। ये है आपके जीवाणु, स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा। ये जो आपके शैवाल हैं, अमीबा, पैरामेशियम। अमीबा और पैरामेशियम एक कोश के जीव होते हैं। इन्हें आप सूक्ष्म आंखों से सॉरी सीधे आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखना होगा। फिर है पेनिसिलियम कवक, एस्परजिलस, राइजोपस। ये सब आपको नाम याद रखने हैं। ब्रेड मोल्ड, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए स्पाइरल जीवाणु, इनको आप सूक्ष्म जीवों की सहायता सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक भी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। इन्हीं सूक्ष्म जीवों में हमने यहाँ देखा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 कैटेगरी तो है ही। इसके अलावा विषाणु, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। अब विषाणु सूक्ष्म होते हुए भी इनसे भिन्न कैसे होते हैं? विषाणु कभी भी इंडिविजुअली खुद जीवित नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा किसी और शरीर की आवश्यकता होती है अपने आप को जीवित रखने के लिए। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। उनका जीवन हमेशा किसी अन्य शरीर में, किसी अन्य जीवाणु में, जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में भी विषाणु हो सकते हैं। कोरोना वायरस आपने देखा ही है, वो भी एक विषाणु है। इस तरह से विषाणुओं को हमेशा किसी दूसरे सजीव की आवश्यकता होती है अपने जीवन के लिए, जो कि किसी जीव में, किसी पौधे में या फिर किसी पर्टिकुलर माइक्रोबैक्टीरिया या माइक्रोब्स में भी विषाणु जीवित रह सकते हैं। कुछ सामान्य रोग हैं जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी विषाणु से होती है। ये आपको तीनों ध्यान रखना है कि विषाणुओं से होने वाले रोग, परीक्षा में आपसे इसी टाइप से पूछा जाएगा कि विषाणुओं से कौन-कौन से रोग होते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं खांसी, ये तीनों रोग आपको याद रखने हैं कि विषाणुओं के द्वारा होते हैं, लेकिन कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। 3 जुकाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी, ये सामान्य रोग हैं जो कि वायरस से होते हैं। और पोलियो एवं खसरा, ये स्पेशल बीमारियां हैं, विशेष बीमारियां हैं। ये आपको, जैसे पोलियो हो गया तो क्या पोलियो आपको गोली दवाई से सही हो जाएगा? नहीं होगा। खसरा, क्या आपने गोली ली और सही हो गया? नहीं। लेकिन खांसी और जुकाम आपको एंटीबायोटिक्स लेते ही सही हो जाते हैं। इसी तरह से इनको बताया गया है कि सामान्य बीमारियां कौन सी हैं और विशेष बीमारियां कौन सी है जो वायरस से होती हैं। फिर आता है आपका प्रोटोजोआ, अतिसार और जो मलेरिया है। मलेरिया और अतिसार प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। और टीबी एवं क्षय रोग, टाइफाइड एवं क्षय रोग, ये जीवाणुओं द्वारा होते हैं। 4 कैटेगरी पड़ी है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो जीवाणुओं से आपको कौन-कौन से रोग होते हैं? टाइफाइड एवं क्षय रोग। और प्रोटोजोआ से कौन-कौन से रोग होते हैं? अतिसार एवं मलेरिया। और ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं, आपने वो देखा होगा, कुक्कुर-मुत्ता तो देखा ही होगा, एक प्रकार का कवक ही है। फिर आपको अगर प्रोटोजोआ देखना हो तो आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फोटो है, मित्रवत सूक्ष्मजीव। हमने टाइटल देखा था सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु दोनों हैं। तो ये मित्र कैसे हैं वो हम इसमें देखते हैं। यह है विषाणु की संरचना। कैसा होता है विषाणु? यह विषाणु किसी भी सजीव पर, पौधे पर या फिर सूक्ष्म जीव के शरीर में जाता है और अपने जीवन की प्रजनन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही, ब्रेड एवं केक। अब जो ब्रेड खाते हैं वो कैसे बनता है, केक बनता है वो कैसे बनता है, यह सब जो है आपके सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाए जाते हैं। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि वो दही बना दे, ऐसी कोई मशीन नहीं है कि वो ब्रेड को डायरेक्ट बना दे। पहले इनको सड़ाया जाता है। तो ये सड़ाने का काम कौन करता है? यही सूक्ष्म जीव आपके इन दही को, ब्रेड को बनाने का काम करते हैं। हुए ना आपके दोस्त, मित्र। अगर ये नहीं होते, आपके दोस्त नहीं होते, तो क्या आप ब्रेड खा पाते? क्या आप केक खा पाते? नहीं खा पाते। तो आपके दोस्त हो गए। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम अल्कोहल बनाने में करते हैं।
शराब को जब बनाया जाता है तो उसको सड़ाया जाता है, उसका जो मटेरियल है उसको सड़ाया जाता है, उसी के बाद यह अल्कोहल बनता है। जैसे आपने देखा होगा एक जो आता है आपका अचार का मुरब्बा, वो कैसे बनता है? वो इसी प्रक्रिया से तो बनता है, सड़ा गला कर ही तो बनाया जाता है। तो हुए ना आपके दोस्त, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अब पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं? किसी पशु की यदि मौत हो जाती है या फिर कोई ऐसा जो जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली सड़ गया, लेकिन उनको किस प्रकार से आप हटाते हो? क्या वो सीधे ही खत्म हो जाते हैं? आपने देखा होगा कि कोई पशु मर गया है, मरा हुआ पड़ा है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो पशु वहां जो उसकी मरा हुआ शरीर था, मृत शरीर था, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो वो खत्म कैसे हुआ? उसको इन्हीं माइक्रोब्स और सूक्ष्म जीवों ने अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया और कुछ भोजन के रूप में ग्रहण किया। उसका जो कार्बनिक पदार्थ था उसको वातावरण में भी मुक्त कर दिया और वहां पर वो जो सड़न और गलन और गंदगी फैला रहा था उसको साफ कर दिया। इस तरह से यह आपके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। मित्र तभी है कि ये जो अपघटन कर रहे हैं इन चीजों का, है ना? तो अपघटन के बाद भी आपको इससे कोई नुकसान नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ रिलीज होंगे वो आपके पर्यावरण में फिर काम आ जाएंगे। इस तरह से किसी प्रकार की हानि हम लोगों को नहीं पहुंचाता है। साथ ही जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। पिछली ही क्लास में हमने देखा था, एक जीवाणु था, उस जीवाणु का नाम आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या नाम हमने देखा था, जो फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करता है। अगर वो नहीं होता तो क्या पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो हुआ ना एक बार फिर मित्र साबित सूक्ष्म जीव आपके लिए। देखते हैं अगला और देखते हैं हम, दही एवं ब्रेड का बनाना। ठीक है, दही एवं ब्रेड जो बनते हैं वो इन्हीं सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं, इन्हीं की मदद लेनी पड़ती है। दही को आप किसी भी मशीन से अभी नहीं बना सकते हो, बिना सड़ाए दूध को ही सूक्ष्म जीव की सहायता लेनी ही पड़ती। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब हमें दिखाई नहीं देते हैं तो ये कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, हो सकते हैं, सभी नहीं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये एक कोशिकी यानी कुछ सूक्ष्म जीवों में एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका का मतलब, कोशिका का आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा, कोशिका का जो आकार होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। जो सिंगल सेल होती है वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि आप देख नहीं सकते। जब पूरा सूक्ष्म जीव ही एक कोशिका का है तो आप उन्हें कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। लेकिन जब बहुकोशिकीय शैवाल और कवक आ जाते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं वो अधिकतर एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, इनको आप नहीं देख सकते, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। लेकिन आपने बहुत बार पानी में जो हरा-हरा देखा होगा आपने, आपके जो लोकल लैंग्वेज में आप जो भी उसको कहते हैं, उस को हम शैवाल कहते हैं, नीली हरी शैवाल जिसे हम कहते हैं। नीली हरी शैवाल को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसे हम देख सकते हैं। जब उसे हम देख सकते हैं तो वो एक बहुकोशिकीय शैवाल है। फिर कवक की बात करते हैं। कवक आपने देखा ही होगा, आपने कई बार बारिश के समय जो छतरी-नुमा संरचना देखी होगी, उस छतरी-नुमा संरचना को हम कवक कहते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव को जीवित रहने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियां भी दे दो, चाहे कितनी ही गर्मी दे दो, कितना ही ठंडा माइनस टेम्परेचर कर दो, फिर भी ये जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर
भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा जो होता है ये अकेला रह लेता है, इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी और जीव की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक होता है, आपने देखा होगा कवक कभी न मतलब ऐसे डायरेक्ट उसके जड़ से तो वो उगता नहीं है। या फिर आपको कभी देखा है आपने कवक को, वो जो छतरीनुमा संरचना होती है, उसको देखा आपने कि वो कहीं जमीन में उसकी जड़ें से निकल रहा है? नहीं ना, वो किसी न किसी सतह के ऊपर ही, किसी पेड़ पौधे की सतह हो गई या कुछ ऐसी सतह हो गई जहां से उसको भोजन मिल सके, वहीं पर वो पनपता है। इसलिए कवक को सहारे की जरूरत होती है, जबकि अमीबा को सहारे की जरूरत नहीं होती। सूक्ष्म जीव और हम, अब देखते हैं कि सूक्ष्म जीव और हम मनुष्य कैसे साथ साथ जीवन यापन करते हैं। किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमें हमारे जीवन में सहायता करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। सूक्ष्म जीव होते हैं वो कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, साथ ही कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक इस संदर्भ में होते हैं कि वो हमारे शरीर में कई रोगों को फैलाते हैं, है ना। फायदा तो आपने देख लिया, कुछ रोग भी देखते हैं कि वो किस प्रकार से हमारे शरीर में रोगों को पैदा करते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से बीमार होते हैं। अभी हम केक खा रहे थे, दही पी रहे थे और ब्रेड खा रहे थे, मजा ले रहे थे, लेकिन इसके नुकसान भी है। इसके नुकसान देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जो दही वाला हमने बात किया था कि दही इन्हीं सूक्ष्म जीवों से बनता है, तो क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से आपके ये सूक्ष्म जीव एक मित्र के रूप में दूध से दही का निर्माण करते हैं। दही में आपने जो दही है, दूध का सुगंध और दही का सुगंध देखा ही होगा। दही का सुगंध आपको इतना ज्यादा पसंद नहीं होगा, एक अलग ही दुर्गंध कह सकते हैं आप, दुर्गंध आती है आप। दही में भी क्या है, अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं दही में, इनका जो नामकरण किया गया है, इसका जो नाम है लैक्टोबैसिलस, यह एक जीवाणु है। क्या है, अब आपको इसमें परीक्षा की दृष्टि से क्या देखना है कि जो दही में दूध को दही में बदलने वाला या फिर दही बनने के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो है लैक्टोबैसिलस। उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपको ध्यान में रखना है कि दही के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि जो आपका दूध होता है इसको दही में बदल देता है, यह दूध में प्रजनन करता है और उसे दही में परिवर्तित कर देता है। यानी आप समझ रहे हो, ये जो लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है ये आपका दूध में जाता है और दूध में अपना प्रजनन करता है, अपने जैसे और जीवाणुओं को पैदा करता है। और ये जब प्रजनन करता है तो उसी प्रक्रिया में आपका दूध दही बन जाता है। फिर आपका जो पनीर है, पनीर भी इसी प्रक्रिया से बनता है। आप चाहे कितने ही स्वाद से खाएं, लेकिन उनको सूक्ष्म जीव ही सड़ाते हैं, गलाते हैं, तब जाकर ये पनीर और ये चीजें आपकी बन पाती है। ठीक है, अचार जैसे अनेक जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मुरब्बा, ये सभी आपका इन्हीं प्रक्रिया से बनता है। इन्हीं को बनाने में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूजी, इडली, भटूरे एक महत्वपूर्ण संगठक दही, एक महत्वपूर्ण संगठक दही, यानी कि दही से ही ये सब चीजें बनाई जाती है। और दही किसे बनता है, दूध से, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। तो आपको पता चल गया कि आपके मित्र हैं इस प्रकार से। ठीक है, जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्व में सहायक होते हैं, जिसमें इडली एवं डोसा बनता है। ठीक है, आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जीवाणुओं द्वारा जो किण्वन होता है चावल के आटे का, उससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है। तो इस तरह से हम साबित कर पाते हैं कि ये हमारे मित्र हैं। ये यहाँ पे आपको दिया गया है, ये यीस्ट पाउडर के साथ मैदा। ठीक है, यीस्ट पाउडर के साथ इस मैदे को मिलाया तो ये फूल कर इतना बड़ा उठकर मतलब बन गया, खमीर बन गया। तो ये देख रहे हो, आपको केवल इसमें डाला था और ये इन जीवाणुओं ने फुलाकर इतना बड़ा कर दिया। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन,
करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। या बैंकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग के आधार से ब्रेड, पेस्ट्री व केक बनाए जाते हैं। पेस्ट्री खाई होगी आपने, केक खाया होगा, ब्रेड खाया होगा। ब्रेड देखा होगा आपने, स्पंज जैसा होता है। स्पंज जैसा कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है? ये जो यीस्ट नाम का जो आपका ये है, ये तीव्रता से इसमें जनन करता है। इस मैदे के इस पाउडर में यीस्ट को डाल दिया गया है ना। अब ये यीस्ट क्या करेगा? प्रजनन करेगा। तो इस प्रजनन करता है, और प्रजनन करके जो इस प्रजनन कर रहा है, अब जीव है तो ये क्या करेगा? श्वसन भी करेगा। और श्वसन करेगा तो श्वसन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो यह भी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करेगा। तो यह इस जनन, इसके प्रजनन के दौरान क्या करता है? श्वसन करता है, और श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। इसी वजह से स्पंज जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा आपका ब्रेड और पेस्ट्री। तो ये आपके बैंकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। परीक्षा की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है कि बैंकिंग उद्योग में किस जीवाणु या कवक का उपयोग किया जाता है। तो आपको यीस्ट ध्यान रखना है कि यीस्ट आपके बैंकिंग उद्योग में उपयोग किया जाता है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेड, पेस्ट्री, और ये आपको परीक्षा में व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवहारिक प्रश्नों को आपको जवाब देना है। तो व्यवहारिक प्रश्नों में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि यीस्ट का उपयोग आपको यीस्ट बनाने के लिए, बैंकिंग उद्योग में जो ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं, उन केक को बनाने के लिए किस प्रकार के कवक का उपयोग किया जाता है। तब का जो ये यीस्ट है, इस यीस्ट कवक का उपयोग बैंकिंग उद्योग में किया जाता है आपके ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने। फिर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक स्तर पर यीस्ट का उपयोग किया जा रहा है। और यीस्ट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। यीस्ट क्या है? ये एक कवक है। वो हमने जो दही में देखा था, वो एक बैक्टीरिया, जीवाणु था, और यीस्ट आपका कवक है। तो दो चीजें आपने पढ़ ली है कि ये जो यीस्ट और कवक और जीवाणु ही किस प्रकार से आपके मित्र हैं। बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। शराब की फैक्ट्रियों में इसके बिना शराब बनना संभव नहीं होती। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से यह आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किण्वन की प्रक्रिया किसे कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया ही किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। याद कर लीजिए, रट लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि किण्वन की खोज किसने की थी। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की थी, 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। हम जो सूक्ष्म जीवों के उपयोग देख रहे हैं वो किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग का आपने देख लिया, दही वाला। वाणिज्यिक उपयोग में आपको शराब, अल्कोहल बनाने में यीस्ट का उपयोग देख लिया। बैंकिंग उद्योग में आपने यीस्ट का ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में देख लिया। अब हम सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग देखेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य एंटीबायोटिक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है।
किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एंटीबायोटिक, कौन कौन सी एंटीबायोटिक बनाई जाती है सूक्ष्म जीवों से? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये 3 आपको नाम याद रखने हैं जिसको एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। सूक्ष्म जीवों, कवक एवं जीवाणु से उत्पादन इनका किया जाता है। ये है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। देख रहे हो, ये एक ही कैटेगरी सूक्ष्म जीवों की, लेकिन और इन्होंने खोज भी कब करी? मतलब स्पेशल क्या कर, आपने पढ़ा है कि ये जीवाणु रोगों से बचाव के लिए काम कर रहे थे, एक खोज कर रहे थे 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। तो खोज कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु थे, उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यानी जो जीवाणु रोग फैला रहे थे, उन जीवाणुओं को मारने के लिए ये फफूंद काम में आ गई। तो इस फफूंद से पेनिसिलिन नाम की दवाई बना ली। इस तरह से हमारे एंटीबायोटिक का तैयार हुआ। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि औषधि उपयोग में आपके सूक्ष्म जीव किस प्रकार काम में आते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन जो टीका है, टीका कैसे बनाया जाता है? ये सूक्ष्म जीवों से ही तो बनाया जाता है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। बचपन में आपने देखा होगा टीकाकरण, अभी भी आप देखोगे तो छोटे बच्चे के टीके लगाए जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? टीका काम कैसे करता है, टीका बनाया कैसे जाता है? अभी आपने कोरोना के टीके देखे होंगे। क्या किया, कोरोना वायरस का जो म्यूटेंट जो वायरस है उसको बिल्कुल कमजोर कर दिया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा। इतना कमजोर कि वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब जब टीके के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से उसे उसे हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया, अब क्या होगा, उसे इतना कमजोर तरीके से हमारे शरीर में डाला गया है कि वो अब प्रजनन करके हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं है या फिर हमारा शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो क्या करेगी, उस कमजोर वायरस को मारने की कोशिश करेगी। तो वो समझ लेगी कि इसको खत्म कैसे करना है। जब अगली बार इसका ओरिजिनल या फिर वास्तविक वाला जो वर्जन है, वेरिएंट है, वो हमारे शरीर में आएगा तो मैं इससे कैसे लड़ूंगा, वो उसमें गुण विकसित कर लेती है। तो जब वो गुण विकसित हो जाता है तो अगली बार जब वो वायरस वास्तविकता में या फिर ओरिजिनल वायरस या फिर जो मजबूत वायरस है वो हमारे शरीर में आने, तो उससे जो रोग होगा वो हमें नहीं होगा। अगर होगा भी तो कुछ समय में सही हो जाएगा और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने में भी सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1791 में चेचक के टीके की खोज की थी। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि किसने चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कब की थी 1791 में चेचक के टीके की खोज। नोट कर लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे।
क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? तो ये काम आपको अभी नहीं करना, आपको परीक्षा पे ध्यान देना है। आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखो ये वाला। और शरीर चेचक और हेपेटाइटिस बीमारियों के लिए वैक्सीन के टीके बन चुके हैं। आपने पल्स पोलियो का दवा पिलाने के लिए आपने जरूर देखा हो। पल्स पोलियो किस लिए? ये जो पोलियो की बीमारी होती है ना, इसके टीकाकरण के लिए पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को। और यह एक टीका ही होता है। जो पोलियो ड्रॉप होती है ना, एक प्रकार का टीका ही है जो पोलियो वायरस से लड़ने में मदद करेगा आपके शरीर। बच्चों में पोलियो को कंट्रोल करना मतलब बहुत एक आपने देखा होगा, पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो पोलियो के शिकार होते थे, लेकिन अब नियमित रूप से जैसे सरकार इसके लिए मिशन इंद्रधनुष चला रही है। मिशन इंद्रधनुष के भी 3 वर्जन निकाल दिए सरकार ने कि किस प्रकार से टीकाकरण, कंप्लीट टीकाकरण किया जाए, 90% टीकाकरण हो जाए देश में, ताकि जो पल्स पोलियो है, चेचक है, हैजा है, इन बीमारियों से पहले से लड़ा जा सके। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। टीके मनुष्यों के लिए नहीं होते हैं। ये टीके जो हैं, ये पशुओं के लिए, जंतुओं के लिए भी बनाए जाते हैं। अब टीके मित्र, हम अभी यही साबित करने में लगे हुए हैं कि ये हमारे मित्र हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे करते हैं? कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। याद रखना होगा आपको, नीले हरे शैवाल होते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमने पिछली क्लास में देखा था, वो अलग प्रोसेस है। वो अपने जीवाणुओं द्वारा जो फलीदार पौधे हैं उनमें होती है, और ये जो होती है ये नीले हरे शैवाल द्वारा। ये आपको नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल के रूप में दिखाई देगा। ये है शैवाल। इस टाइप के शैवाल देखे होंगे आपने पानी में, साइनोबैक्टीरिया इनका नाम। पर्यावरण का शुद्धिकरण किस तरह से करते हैं, हमने देखा ही। पर्यावरण का शुद्धिकरण जो आपके खराब हो गए पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट करके मृत जीवों के शरीर को, अपशिष्ट को गलाकर खत्म कर देते हैं और पर्यावरण को दुर्गंध मुक्त कर देते हैं। जो उनसे दुर्गंध आती रहती है, कुछ समय बाद ये जब नष्ट कर देते हैं इनको, तो वो समाप्त हो जाती है। फिर हानिकारक शक्ति, अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे मित्र साबित करने में लगे हुए थे। अब हम इसे देखें कि ये हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं। आखिर मित्र ही हमारा शत्रु होगा, ऐसा तो नहीं है। तो हम अभी तक साबित कर चुके हैं कि हमारे मित्र किस प्रकार से हैं। यह हमारे औद्योगिक विकास, मतलब उद्योगों में काम में आते हैं, हमारे औषधि गुणों में काम में आते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में काम में आते हैं, और हमारे जो टीकाकरण में काम में आते हैं, और वाणिज्यिक उपयोग, औषधि उपयोग देखा हमने हमने इनका घरेलू उपयोग भी देखा हमने दही बनाने में। अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य, जंतु और पौधों में गंभीर रोग भी पैदा करते हैं। ठीक है, फायदों के साथ साथ इनके नुकसान भी। मतलब रोग पैदा कर रहे हैं, आप बीमार पड़ रहे हैं, तो ये आपके दुश्मन है ना, तभी आपको बीमार कर रहे हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ठीक है, वस्तुओं को और चमड़े की वस्तुओं को, कपड़ों को खराब कर देते हैं। ऐसे भी रोगाणु होते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव देख लेते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वसन द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम सांस ले रहे हैं, इसके थ्रू भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, हमारे शरीर में चला जाता है। हम पानी पीते हैं, उसके द्वारा हम भोजन करते हैं, उसके द्वारा जा सकते हैं। फिर जो संक्रमित व्यक्ति है, एक बार किसी के शरीर में चला गया वायरस, जीव, अब वो किसी और के संपर्क में आएगा, तो उससे भी इसका संचरण हो सकता है रोग का। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति एवं वायु, जल एवं भोजन का एक संपर्क द्वारा फैलते संचरणीय रोग कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि संचरणीय रोग या फिर जो
एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं, उसकी परिभाषा दी गई है। यहाँ से आपको देखना है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, कहां से, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, वायु यानी श्वसन, जल यानी पानी पीते हैं, भोजन अथवा कायिक यानी स्पर्श, हाथ मिलाते हैं, तो उसके जो संपर्क आते हैं, वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क, उसके द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से। उन रोगों को संचरणीय रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। इन रोगों में हम देखते हैं सर्दी जुकाम हो गया आपका, चिकन पॉक्स, टीबी, हैजा, और जो आपका सामान्य सर्दी है वो भी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। चिकन पॉक्स आपने सबसे अच्छा उदाहरण देखा, कोरोना, आपको मास्क लगाने, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वायु द्वारा जब कोरोना फैला तो आपको मास्क लगाने की सलाह दी गई। क्यों दी गई? वो एक संक्रामक रोग था, संचरणीय रोग है, और वो जब छींकते या सांस लेते समय एक दूसरे में फैल रहा था। साथ ही आपको सैनिटाइजर दिया गया था। सैनिटाइजर क्यों दिया गया था? यदि किसी संक्रमित व्यक्ति ने कहीं पर छुआ है या फिर आपने किसी ऐसी सतह को छुआ है जहां पर वो वायरस था, और जब आपने उसको छुआ तो आपके हाथ में आ गया, अब आपका हाथ से आपके शरीर में फैल सकता है, तो आपको सैनिटाइजर दिया गया। इस प्रकार से जो रोग होते हैं ये संचरण संक्रामक रोग होते हैं, एक दूसरे में फैलते हैं। जुकाम से पीड़ित व्यक्ति कोई छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों सूक्ष्म जीव वायरस जो होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, और जब हवा में एक स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है तो वायु के माध्यम से वो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति में संक्रमण फैलाते हैं और उसको भी बीमार कर देते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। यानी आपने ये जो देखा ये वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा देखा, लेकिन कुछ जो सूक्ष्म जीव, कुछ जो होते हैं रोग फैलाने वाले, वो कुछ कीटों या जंतुओं के माध्यम से भी फैल जाते हैं। आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको जो मलेरिया होता है उसमें उस मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, उस मच्छर के काटने के बाद उसमें जो पाया जाता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से वो आपको वो रोग होता है। ठीक है, जो परजीवी होता है प्लेज्मोडियम मच्छर के अंदर, उस परजीवी के माध्यम से आपको होता है। इसी प्रकार आपका जो डेंगू होता है वो डेंगू भी इसी प्रकार होता है, मच्छर से नहीं हो रहा है, उस मच्छर के अंदर जो परजीवी है उस परजीवी की वजह से वो रोग हो रहा है। तो रोग वाहक का कार्य कौन कर रहा है? कीट एवं जंतु। जंतु का उदाहरण किस प्रकार से देखते हैं? आपने देखा होगा जब कुत्ता काटता है तो आपको टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं सभी। वो इंजेक्शन किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि उस कुत्ते ने काटा उससे आपको नुकसान नहीं है, उस कुत्ते के अंदर जो वायरस था उससे आपको नुकसान है, तो आपको इंजेक्शन लगा के उसकी बीमारी से आपको बचाया जाता है। फिर आपकी जो मक्खियां होती हैं, भाई जो आपके घर में मक्खियां उड़ रही वो भी तो रोग वाहक का कार्य करती हैं। वो कहीं ऐसी जगह बैठेगी जहाँ पे कोई सूक्ष्म जीव था, ऐसा रोग कारक था, उस पर बैठी, उसके जो पैर हैं उस पर वो चिपके और फिर वो आपके भोजन कपड़े पे आके बैठे, तो सिंपल सा है कि उसके द्वारा भी फैलेगा। फिर ये हो गया आपका। अब यहाँ देख लेते हैं कि मादा एनाफिलिस, यानी मच्छर कौन सा है? एनाफिलिस तो है, लेकिन मादा एनाफिलिस यानी जो मेल मच्छर होगा उससे नहीं फैलेगा, ये मादा एनाफिलिस मच्छर से ही फैलेगा। ठीक है, मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक, मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि आप इनका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे? मच्छरों को खत्म करने की आपकी कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे मच्छर ना फैले? आपको ध्यान रखना है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनाफिलिस मच्छर। और मादा एडिस मच्छर किसका है? डेंगू के वायरस का वाहक। ठीक है, आपको डेंगू के वायरस का नाम बताना कमेंट सेक्शन में, डेंगू का वायरस कौन सा है। ये हम जो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, यही ऐसी छोटी छोटी चीजें ही आपको परीक्षा में पूछी जाएगी, और इन्हीं को आपको नोट कर लेना है। और नोट करने के साथ साथ
इनको एक बार रिवाइज भी कर लेना। जब तक आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे, ये आप किसी काम के नहीं आएंगे। ठीक है। डेंगू वायरस का नाम आप बता सकते हैं? डेंगू वायरस जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इससे नहीं होता है, उसके जो वेरिएंट है वो अलग अलग होते हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि डेंगू के वायरस का नाम क्या है। ठीक है, चार होते हैं, मैंने बता दिया। चार। क्यों सोन भैया इसे निकाल दो क्या अभी? अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पे आपको दिया गया है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर, आपको मच्छर तो काटते ही होंगे। ये मच्छर जब आपको काटेगा तो इसके अंदर जो परजीवी है उस प्लेज्मोडियम के द्वारा आपको मलेरिया हो, न कि इस मच्छर के काटने से। ठीक है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। अब आपको इसका जो नियंत्रण करना है वो किस प्रकार से करना है। मच्छर होते हैं वो जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी भरा हुआ रुका हुआ गड्ढे में नहीं रखने देना है। आपके छत पर कभी कूलर, टायर एवं फूलदान जैसे अगर कोई सामग्री पड़ी है उसमें अगर जल भरा हो उसमें एकत्रित नहीं होने देना। ये जल में क्या है, अंडे देते हैं, प्रजनन करते हैं, तो उनका और विकास होता है। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ठीक है, ये आपके उपाय है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप रट लीजिए, आपकी परीक्षा में आने वाला है। यही से पूछे जाएंगे प्रश्न कि मनुष्य में कौन से रोग होते हैं, इनके रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन से हैं, वायरस है, जीवाणु है, क्या है, किस प्रकार से है, ये सब आपको देखना है। संचरण का तरीका क्या है, बचाव के इनसे उपाय क्या है, जो सामान्य उपाय है बचाव। क्षय रोग यानी आपका जो टीबी है, ये जीवाणुओं से फैलता है और यह आपका श्वसन यानी श्वास द्वारा भी फैल सकता है। यदि कोई रोगी व्यक्ति है वो खांस रहा है तो आप उसके पास में न जाए जिसको टीबी है, क्योंकि वो जब या तो उसको रुमाल रखकर खांसना चाहिए, ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये जो रोग कारक जीवाणु है ये आप तक ना आए। ठीक है। इसके जो दूसरा है आपका मीजल्स यानी खसरा, ये वायरस से होने वाली बीमारी, वायु के माध्यम से फैलती है। चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स आपको पता होगा, शरीर पर काले काले धब्बे निकल आते हैं, सॉरी उनको जो भी कहते हैं उसको चिकन पॉक्स कहा जाता है। वो वायु के माध्यम से तो फैलता ही, साथ ही यदि हम संपर्क में आते हैं, एक जब संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी यह वायरस हमारे शरीर में फैलकर हमें बीमार कर सकता है। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस वायु और जल, ये आपसे वायु वायु तो सभी, यानी ये संक्रमणकारी रोग है तो किसी न किसी माध्यम से फैलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये किस माध्यम से फैल रहे हैं, इनका माध्यम क्या है वो भी आपको याद रखना है। एक बार और देख लेते हैं कि जो टीबी है, आपको क्षय रोग है, उसका रोग कारक है जीवाणु, बैक्टीरिया नहीं जीवाणु। और जीवाणु है और वायु के माध्यम से यानी श्वसन के माध्यम से आपके शरीर में फैल सकता है। दूसरा बीमारी है आपका खसरा। ये खसरा वायरस से होने वाली बीमारी है और हवा के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से फैल सकती है। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है और वायु के साथ साथ आप यदि किसी के सीधे संपर्क में आते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं, संक्रमित व्यक्ति को स्पर्श करते हैं तो भी यह फैल सकता है। आपकी एक और बीमारी है पोलियो, पोलियो वायरस के द्वारा होती है और वायु तथा जल दोनों माध्यम से यह फैल सकती है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। ठीक है। आप टीकाकरण करके इनसे पोलियो का टीका आप लगा सकते हैं, टीका लगाकर आप इससे बचाव कर सकते हैं। साथ ही जो संक्रमित व्यक्ति है उनके संपर्क में कम से कम आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए बिना काम के। जब तक कुछ जरूरत नहीं, रोगी को ही कुछ जरूरत होगी सहायता करो, दूर हट जाओ, और अगर सहायता करनी हो तो आप खुद का ध्यान रखते हुए हमें इसमें बचाव करो। फिर जो ये हम देखे, ये हैजा देख लेते हैं। हैजा और टाइफाइड ये दोनों जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। और जल, जो हैजे का जो जीवाणु
वो जल और भोजन दोनों के माध्यम से फैलता है। और टाइफाइड जल के माध्यम से ही फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण का सबसे अच्छा उपाय। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस के प्रकार हैं, उसमें हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा फैलता है और जल, इसके संक्रमण का माध्यम क्या है, जल। उबले हुए पेयजल का प्रयोग और टीकाकरण। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करने से क्या होता है कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि वो इस वायरस को मार देता है। हेपेटाइटिस ए का जो फैलाने वाला वायरस है, इसको उबला हुआ जल मार देता है। इस प्रकार से आप सुरक्षा कर सकते हैं। मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। मच्छर इसका वाहक, यानी यह हवा, जल और इससे नहीं फैलता है, मच्छर इसका वाहक। और जब वो संक्रमित जिस मच्छर के अंदर ये प्रोटोजोआ है, क्या नाम है, मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी। इस प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है। मच्छरदानों का प्रयोग करके, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करके, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने दे। ये सभी आप उपाय करके आप इससे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा भाई, मलेरिया रोगकारक सूक्ष्मजीव है, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर जीवाणु। तो आपको बताना होगा कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ होता है। और मलेरिया का वाहक कौन है, संक्रमण कैसे फैलता है, मच्छर से, ना कि जल और वायु से। मच्छर के माध्यम से ही फैलता है। अब मच्छर के माध्यम से फैलता है तो आप इसमें एक बात समझ सकते हो कि जब किसी एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया, तो क्या उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से किसी स्वस्थ व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति को मलेरिया नहीं होगा। और जल वाले में क्या है, जो संदूषित जल है इस वायरस से, वो कोई अगर पीता है तो ही उसको यह बीमारी होती है। लेकिन वायु में क्या है कि जो संक्रमित व्यक्ति यदि वो खांसता छींकता है तो उसके द्वारा जो हवा में वायरस छोड़े जाते हैं, दूसरा स्वस्थ व्यक्ति यदि श्वसन करता है तो वो वायरस उसके शरीर में प्रवेश करके उसमें बीमारी फैला सकते हैं। इस तरह से आप इनके उपाय, बचाव के उपाय भी कर सकते हैं। किस तरह से आपको ध्यान रखना है वो आपको इसमें पता चल जाता है कि उसका प्रकार क्या है। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु, अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में जो खुर पका और मुंह पका जो रोग होते हैं वो वायरस द्वारा होता है। एंथ्रेक्स रोग है जो मनुष्य में भी होता है और मवेशियों में भी होता है। तो ये जीवाणुओं द्वारा होता है। ये तीन चीजें याद रखनी है आपको, एंथ्रेक्स, मनुष्य, मवेशी और जीवाणु। ठीक है, और जो गाय में खून पका, मुंह पका होता है वो वायरस द्वारा होता है। ये भी आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से, जंतुओं में देख लिए, मनुष्यों में देख लिए। फिर ये जो एंथ्रेसिस नामक जीवाणु जो एंथ्रेक्स रोग के लिए जिम्मेदार है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसकी कि आप इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक। क्या नाम है, रॉबर्ट कोच, वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट कोच, वर्ष 1876। जीवाणु का नाम क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस। अब देख लेते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म। पौधों में जब रोग होता है तो आपको क्या उसका क्या फर्क आता है, पत्तियां देखी होगी पौधे की खराब हो जाती है, सही से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो पौधा मर जाएगा, नहीं मरेगा तो उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो उस पर भी हम कुछ सूक्ष्म जीवों को देख लेते हैं। पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोगों को देखते हैं। पादप रोग, सूक्ष्म जीव और संचरण का तरीका कौन सा। नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी की पीप, ये आपके पादप रोग हैं। ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे पादप रोगों के बारे में। कौन कौन से पादप रोग, निम्न में से कौन से पादप रोग, नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी की पीप। अब जो नींबू कैंकर रोग होता है वो जीवाणु द्वारा फैलता है और इसमें हवा के द्वारा संचरण होता है इस जीवाणु का। ठीक है, वायु संचरण जीवाणु, नींबू कैंकर जीवाणु वायु। गेहूं की रस्ट जो है ये कवक से होने वाला रोग है
वायु एवं संक्रमित बीज के द्वारा यह फैलता है। भिंडी की पीत, यह वायरस द्वारा होता है और कीटों के द्वारा इसका संचरण होता है। ठीक है, तीनों रोगों को याद रखना है। नींबू केंकर, गेहूं की रस और भिंडी। पीत, जीवाणु नींबू, गेहूं कवक और भिंडी की पीत वायरस। नींबू कैंकर वो हवा से फैलता है, वायु एवं बीज से गेहूं वाला फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन, भोजन को जहर बनाना। भोजन जहर कैसे बनता है? कभी कभी आपने फूड पॉइजनिंग स्टोरी, पढ़ो इसको, सीधा पढ़ो, परीक्षा के इंपॉर्टेंट, परीक्षा के हिसाब से देखना। सूक्ष्म जीव भोजन को संदूषित कर देते हैं और उस संदूषित भोजन से विषैला भोजन पैदा हो जाए। भोजन उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु हो सकती है। यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। ठीक है, यदि आपकी रोटी में बैक्टीरिया हो गया है, कवक फटून पड़ गया है, तो वो फटून क्या करेगा उस रोटी में? यदि प्रजनन कर रहा है, प्रजनन के दौरान वो केमिकल भी छोड़ते हैं। उस केमिकल से वो आपका जो भोजन है, उस भोजन में वो केमिकल अगर मिल जाएगा तो आपका भोजन भी संदूषित हो जाएगा। और संदूषित होने में आप यदि उसका सेवन करेंगे तो आप भी बीमार पड़ जाएंगे। ये थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब इसके रासायनिक उपाय देख लेते हैं। खाद्य परीक्षण के रासायनिक उपाय दिए गए हैं कुछ। नमक द्वारा परीक्षण, चीनी द्वारा परीक्षण, तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण, गर्म एवं ठंडा परीक्षण। ठीक है, इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। परीक्षक किसे कहते हैं? नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परिरक्षक, क्योंकि हमने रोगों को देखा है, तो उनसे सुरक्षा का भी उपाय हमें देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जैसे खाद्य तेल का एक उदाहरण बताते हैं आपको। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसीलिए इस नमक और खाद्य तेल को परिरक्षक कहते हैं। आपने अचार देखा होगा, अचार में तेल मिलाया जाता है, तो हमेशा आपने घर पे ध्यान दिया होगा कि मम्मी ने कहा होगा आपको, तेल हमेशा वो जो अचार है वो उसमें डूबा रहना आवश्यक है। ठीक है, अचार तेल की परत होती है ना, वो मसाले से ऊपर होनी चाहिए। उससे क्या होता है, ये जो खाद्य तेल है परिरक्षक का काम करेगा और आपके अचार में फफूंद लगने से बचाएगा। बहुत सी बार जब आपने अचार देखा होगा खराब हुआ होगा, तो वो उस तेल की परत से ऊपर आपने सफेद सफेद फूंद देखी होगी। इस प्रकार से ये परिरक्षक का काम करता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड नाम सामान्य परिरक्षक हैं। वो आपके घर में उपलब्ध है, लेकिन ये रासायनिक नाम आप देख सकते हैं, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड परिरक्षक हैं, आपको याद रखना है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से हो जाता है। नमक परिरक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है? जो आपका सामान्य नमक है उसका उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला या नींबू के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी का परिरक्षण, जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये किस प्रकार से रक्षा करती है चीनी इसकी, जैम, जेली एवं स्क्वैश की? ये जो नमी होती है इनमें, जेली में, उस नमी में शुष्कता आ जाती है, नमी में कमी हो जाती है। कमी होने से जो जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को पनपने और प्रजनन होने में जो मदद मिल रही थी, वो मदद बंद हो जाती है नमी में कमी आने से। इस प्रकार से इसकी सुरक्षा भी हो जाती है। ठीक है, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। अपने अचार का उदाहरण देखा ही हम,
किस प्रकार से अचार को बचाया जाता है? गर्म एवं ठंडा कर। गर्म एवं ठंडा करके भी आप सूक्ष्म जीवों से बच सकते हैं, जैसे दूध। आपने देखा होगा दूध को यदि गर्म नहीं किया जाता है तो वो फट जाता है। कैसे फटता है? वो इसी वजह से, जब गर्म कर दिया जाता है तो जो दूध में जो उसको सड़ाने वाले अपने देखे बैक्टीरिया वो पाए जाते हैं, वो अधिक तापमान पर मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जब खत्म हो जाते हैं तो सड़ाएंगे। इस तरह से हम परिरक्षण कर सकते हैं दूध का, ठंडा और गर्म। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण करते हैं। ठीक है, इन वैज्ञानिक जो थे लुई पाश्चर, इन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम रख दिया गया पाश्चुरीकरण। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। पाश्चुरीकरण में क्या करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड, और फिर जैसे ही 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड में गर्म हुआ, फिर उसे कुछ ऐसे साधनों द्वारा एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब वो 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है। खत्म हो जाते हैं तो उसको फटने का तो सवाल ही नहीं, वो खराब होता ही नहीं। भंडारण एवं पैकिंग को किस प्रकार सूक्ष्म जीवों से बचाया जाता है? जो मेवे तथा सब्जियां होती हैं वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। वायुरोधी सील लगा, इनकी जो होती है सुरक्षा कैसे की जाती है? वायुरोधी सील लगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अपने पिछली क्लास और पिछली कक्षा में पढ़ा है कि राइजोबियम जीवाणु के जो लेग्यूम पौधे हैं, यानी दलहनी पौधे, दलहनी मतलब आपका चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये जो ऐसे पौधे दाल वाले, इनमें जो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, तो यह आपका मित्र हुआ। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत धारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। नाइट्रोजन साइकिल यहाँ दी गई है, आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखना है। लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं, ये जो देख रहे हैं ना आप, लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं, ये है इन बैक्टीरियाओं के स्थान। यहां से वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल दी गई है आपको। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। क्या पढ़ा हम? नाइट्रोजन साइकिल, किस प्रकार से नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है, वो फिक्स है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो स्थिर किस तरह से बनी हुई है? आपको आश्चर्य होगा कि 78% ही क्यों है, कभी खत्म नहीं होती है, वो विभिन्न प्रक्रियाओं में बदल कर वापस से नाइट्रोजन में बदल जाती हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कौन करते हैं? मतलब जिस तरह से मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं वायुमंडल से, उस तरह से पौधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जब वो नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी यह महत्वपूर्ण घटक है। तो किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको उसके यौगिकों में बदल दिया जाता है, ठीक है, और उन यौगिकों को पौधे ग्रहण करते हैं मिट्टी से।
जब उन पौधों को हम खाते हैं, जैसे हम गेहूं खाते हैं, तो गेहूं का पौधा जो बना है वो इसी प्रक्रिया से तो गुजरा है, तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में आ जाती है। बकरी ने घास खाई, गाय ने घास खाई, क्या होगा अब? जो नाइट्रोजन पौधे ने ली थी, पहले वायुमंडल से पौधे ने किस तरह से ली? उस बैक्टीरिया के माध्यम से ली। उस नाइट्रोजन को पौधे ने ग्रहण किया विभिन्न यौगिकों के माध्यम से। उस नाइट्रोजन उसने भोजन बनाया, प्रोटीन बनाया। उस प्रोटीन को जंतुओं ने, मनुष्य ने खाया। फिर उस जंतु ने उत्सर्जन किया, उस जंतु की मृत्यु हुई। उत्सर्जन में किस तरह? अमोनिया, मतलब जो यूरिन निकलता है, यूरिन और इस टाइप से जो भी उत्सर्जन करते हैं जंतु, उसके थ्रू वो नाइट्रोजन बाहर आ जाती है, वापस से वायुमंडल में आ जाती है। साथ ही जब जंतु की मृत्यु होती है तो उसके जो शरीर का सड़ गलता है वो खुले में ही सड़, तो उस प्रक्रिया से नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में आ जाती है। जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं, फिर वायुमंडल में चली जाती है। फिर वायुमंडल से किस प्रकार से आ सकती है? आपकी जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उसके द्वारा नाइट्रोजन अपने यौगिकों में बदल जाती है। कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है वो जीवाणुओं द्वारा, जैसे राइजोबियम, नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण करके उसको विभिन्न घटकों में, यौगिकों में बदल दिया जाता है, जो कि नाइट्रोजन के स्थिर यौगिक होते हैं। उन नाइट्रोजनी यौगिकों को पौधे ग्रहण करते हैं और उन पौधों को वापस जंतु ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है और वायुमंडल में 78% का निश्चितता बनी रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल में दलदल हल, कुल मिला के इनके लिए कैसी ही परिस्थितियां हो, सूक्ष्म जीव वहां जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु अलग है लेकिन है तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म ही है ना, तो इसी वर्ग में रखे जाएंगे। विषाणु अलग इसलिए है कि वो केवल परपोषी जीवाणुओं, पादपों या जंतुओं में ही गुणन प्रजनन कर सकते हैं, वो स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ जो होता है अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। फिर सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ये आपका था वाला चैप्टर, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु किस प्रकार से हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनके जवाब, आपके अगर आपके पास किताब हो तो आप इनके जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। यदि आपको कोई समस्या आती हो तो यदि ये सवाल अब आपको सॉल्व नहीं हो पाते हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपको इनके उत्तर ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।